मोहित पानी पूरी की ठेली लगाता था और उसकी पत्नी सुशीला पानी पूरियां बनाने में उसकी मदद किया करती थी। एक सुबह मोहित और सुशीला जल्दी से उठकर पानी पूरी बनाने लगते हैं तो उनकी नन्ही बेटी अनंता उनको सीख देने लगती है। माँ, पानी पूरी अच्छे से बनाना, कोई कमी मत रहने देना। हाँ। अगर कमी रह गई तो क्या हो जाएगा मेरी नन्ही परी? अरे माँ, हो क्या जाएगा? लोगों को पानी पूरी खाने में स्वाद नहीं आएगा तो क्या वे पापा से पानी पूरी खाना बंद नहीं कर देंगे? मेरी सयानी बिटिया, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों पापा? क्योंकि बेटी, हम असली और स्वादिष्ट पानी पूरियां बनाते हैं। मोहित के बाजार पहुंचते ही उसकी ठेली पर पानी पूरी खाने वालों की लाइन लग जाती थी। एक ग्राहक बोला, भाई मोहित, ये जो तुम पानी पूरी का पानी बनाते हो ना, इसका स्वाद तो पूछो ही मत। इसका स्वाद तो निराला ही है। तो दूसरी ग्राहक बोली, सच में तुम्हारी पानी पूरी का पानी तो गजब का होता है। तुम इसमें ऐसा क्या डालते हो भाई? वो तो मैं नहीं बता सकता बहन, क्योंकि वो तो एक सीक्रेट रेसिपी है। मोहित की ठेली के पास ही मोटे हलवाई नाम का एक आदमी भी पानी पूरी बेचता था। पानी पूरी तो वह भी बहुत स्वादिष्ट बनाता था, मगर पानी पूरी का लाजवाब पानी तो मोहित का ही होता था। इसीलिए ग्राहकों की भीड़ भी उसी की ठेली पर लगती थी। इसी कारण मोटे हलवाई मोहित से हमेशा ही जलता रहता था। कमबख्त का मारा, ना जाने पानी पूरी के पानी में कौन से मसाले डालता है जो लोग इसकी पानी पूरी खाने को मचलते रहते हैं। कहो तो पूछ कर बताऊं मालिक। अरे कमबख्त के मारे चुप कर, जलते दिल को और मत जला। एक दिन रोहन नाम का एक आदमी मोटे हलवाई की ठेली पर आता है और कहता है, देखिए, मेरे घर में एक पार्टी है और मैं उसमें अपने मेहमानों के लिए स्वादिष्ट और चटपटी पानी पूरी का इंतजाम करना चाहता हूँ। हो जाएगा साहब, ऐसी लजीज पानी पूरी बनाऊंगा कि आपके मेहमान खुश हो जाएंगे। क्या आप ही मोहित पानी पूरी वाले हैं ना? मैं यह सुनकर मोटे हलवाई की जुबान अटकने लगती है, मगर तभी उसका नौकर रोहन को सच बताते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, ये तो मेरे मालिक मोटे हलवाई जी हैं, पर पानी पूरी ये भी बहुत अच्छी बनाते हैं। अरे बनाता होगा भाई, पर मुझे तो मोहित से ही बनवानी है। तो फिर जाकर सामने वाली ठेली की शोभा बढ़ाइए। यह सुनकर रोहन मोहित की ठेली की तरफ चला जाता है और उसके जाते ही मोटे हलवाई अपने नौकर को डांटने लगते हैं और कहते हैं, क्यों बे कमबख्त के मारे, तू झूठ नहीं बोल सकता था क्या? ऐसा मोटा ग्राहक रोज रोज थोड़ी ना मिलता है। पर वो ग्राहक तो मोहित का था ना मालिक। अब चुप कर कमबख्त के मारे, हमेशा नुकसान ही कराता है। मोहित का पानी पूरी का काम अच्छा चल रहा था। वह अपने परिवार को ठीक से पाल रहा था, मगर भगवान को यह मंजूर न था। एक दिन मोहित पानी पूरी की ठेली लेकर बाजार की तरफ आता है तो एक गाड़ी उसकी ठेली को ठोककर निकल जाती है। घायल मोहित सड़क पर तड़प रहा होता है और उसकी पानी पूरियां उसके आसपास बिखरी होती हैं। यह हादसा मोहित के परिवार पर संकट का पहाड़ बनकर टूटता है। सुशीला दुखी होकर कह रही है, मोहित, मोहित, तुम मुझे अकेली छोड़कर क्यों चले गए मोहित? माँ, माँ, पापा से कहो ना, पापा हमें छोड़कर ना जाएं। पापा, पापा वापस आ जाओ पापा। सुशीला और अनंता दोनों रोती रह जाती हैं। उधर जब मोटे हलवाई और उसके नौकर को मोहित की मौत की खबर मिलती है तो वे यह खबर सुनकर फूले नहीं समाते। अच्छा ही हुआ भगवान के पास चला गया। कमबख्त का मारा सारे ग्राहकों को छीन लेता था, पर अब तो सब हमसे ही पानी पूरी खाएंगे मालिक। अरे इसीलिए तो मैं खुशी से फूला जा रहा हूँ। खूब कमाई होगी, खूब। मोहित की मौत के बाद सुशीला की माँ सावित्री उसके साथ रहने आ जाती है। एक दिन सावित्री सुशीला से कहती है, सुशीला बेटी, अब इस तरह घर बैठकर रोते रहने से पेट नहीं पल पाएगा। कोई काम क्यों नहीं करती? क्या काम करूं माँ, मेरी तो कुछ समझ नहीं आता।
तभी अनंता कहती है, माँ, तुम पानी पूरी का ठेला लगा लो ना। पापा ने तुम्हें पानी पूरी बनाया सिखाया तो है ना। तेरी बेटी ठीक ही कह रही है सुशीला, तुम पानी पूरी का काम ही करो। ठीक है माँ, मैं यही करती हूँ। अगले ही दिन सुबह जल्दी उठकर सुशीला पानी पूरी का सामान तैयार कर ठेली पर रखती है। सावित्री उसे आशीर्वाद देते हुए कहती है, जा बेटी, भगवान तेरे काम में बरकत दे। सुशीला जब बाजार में जाकर ठेली खड़ी करती है तो मोटे हलवाई का नौकर उसे देखकर चौंक जाता है और कहता है, मालिक, देखो मोहित की घरवाली पानी पूरी बेचने आई है। कमबख्त का मारा, मर के भी मेरा धंधा बंद करने पर तुला है। अरे अच्छा भला काम चल निकला था, आ गया बंटा धार करने। मालिक, अगर इसकी पानी पूरी भी मोहित जैसी लजीज हुई तो क्या होगा? अबे चुप कर कमबख्त के मारे, क्यों अशुभ अशुभ बोल रहा है? सुशीला पानी पूरी तो बड़े ही मन से बनाकर लाती है, मगर लोगों को उसकी पानी पूरी का स्वाद जरा भी नहीं भाता। लोग उसकी पानी पूरी चखते ही थू थू करने लगते हैं। एक ग्राहक बोला, आठो, अरे क्या खराब पानी पूरी बनाई है। तो दूसरी ग्राहक बोली, अरे रे, इसका पानी पूरी का पानी तो देखो, 1 पैसे का नहीं है। हाँ। तीसरी ग्राहक ने कहा, इससे स्वादिष्ट पानी पूरियां तो मोटे हलवाई भी बना लेता है। आगे से हम उसी से पानी पूरी खाएंगे। ग्राहकों को सुशीला की इस तरह बेइज्जती करते देख मोटे हलवाई को तो जैसे मजा ही आ जाता है। वह खुशी से हंसता है और कहता है, मजा आ गया बे कमबख्त के मारे, आते ही हो गया इसका बंटा धार। सुशीला की पानी पूरी तो कोई नहीं खाना चाहता मालिक। अब एक कमबख्त के मारे लोग इसकी पानी पूरी खाएंगे तो हमारी पानी पूरी क्या तेरा बाप खाएगा? उस दिन सुशीला की पानी पूरी बिल्कुल भी नहीं बिकती। वह शाम को निराश होकर घर जाती है। सावित्री पूछती है, क्या हुआ बेटी, इतनी उदास क्यों हो? माँ, पानी पूरी का काम मुझसे न होगा। मेरी पानी पूरियां किसी को पसंद नहीं आई। बेटी, हार मत मानो, कोशिश करती रहो, सफलता जरूर मिलेगी। हाँ। सावित्री के कहने पर सुशीला की कुछ हिम्मत बंध जाती है और वह पानी पूरी का काम करती रहती है, मगर उसकी पानी पूरी खाना कोई पसंद नहीं करता। सब ग्राहक मोटे हलवाई से ही पानी पूरी खाते हैं। यह देख मोटे हलवाई को बहुत घमंड हो जाता है और वो कहता है, ए सुशीला, अरे क्यों वक्त बर्बाद कर रही है? यहाँ तुम्हारी पानी पूरी कोई नहीं खाएगा, तुम कोई और काम कर लो। मोहित जैसी पानी पूरी तो ये कभी नहीं बना पाएगी मालिक। सुशीला उनकी बातें सुनकर कुछ नहीं बोलती। वह अपना सारा दुख और अपमान अपने अंदर ही पी जाती है। घर आती है तो उस पर एक नया संकट आन पड़ता है। अंतरा बुखार के कारण बेहोश हो जाती है। सुशीला उसे लेकर अस्पताल आती है तो डॉक्टर कहता है, देखिए, आपकी बच्ची ठीक तो हो जाएगी, पर इसे कई दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। इसके इलाज में कितना खर्च आएगा डॉक्टर साहब? 20,000 रुपए तो लग ही जाएंगे। यह सुनकर सुशीला की चिंता बढ़ जाती है। वह भागती हुई घर आती है। वह अंतरा के कमरे में कुछ ढूंढने लगती है। क्या ढूंढ रही हो बेटी? माँ, अंतरा का गुल्लक ढूंढ रही हूँ। उसमें अंतरा के पापा कुछ पैसे डालते थे। अगर कुछ पैसे मिल जाएं तो अंतरा के इलाज में मदद मिल जाएगी। सुशीला जल्दी जल्दी से गुल्लक को ढूंढकर उसे तोड़ती है तो चकित ही रह जाती है। पैसों के साथ साथ गुल्लक में एक कागज का टुकड़ा मिलता है। सुशीला कहती है, अरे यह क्या है? देखो तो इस पर क्या लिखा है। फिर सुशीला जैसे ही उस कागज पर लिखा पढ़ती है तो वह दुख और परेशानी में भी खुशी से झूम उठती है। उस कागज पर मोहित ने पानी पूरी का लजीज पानी तैयार करने की पूरी रेसिपी लिखी थी। सुशीला अब सोचती है, अब देखती हूँ लोग मेरी पानी पूरियाँ कैसे नापसंद करते हैं। अब तो मेरी पानी पूरियाँ खाने के लिए भीड़ लग जाएगी, भीड़। यह कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब रोने क्यों लगी बेटी? ये तो खुशी के आंसू हैं माँ, समझो अब दुख टल गया। सुशीला अगले दिन पानी पूरी बेचने जाती है तो सचमुच कमाल हो जाता है।
मोहित की रेसिपी काम कर जाती है। सुशीला का पानी पूरी का धंधा चल निकलता है। उसे अपने काम में सफलता मिलने लगती है और उसकी खूब कमाई होती है। सुशीला कहती है, अब तो मेरी बेटी का इलाज हो जाएगा क्योंकि अब मेरे पास पैसा है। इस तरह सुशीला के दिन बदल जाते हैं और मोटे हलवाई और उसके नौकर का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाता है। राजगढ़ में जतिन अपने माँ बाप के साथ रहता था। उसके माँ बाप बहुत अमीर थे लेकिन लालची भी थे। अब जतिन की शादी की उम्र हो गई थी। शादी करवाने वाले शादीलाल बहुत से रिश्ते ला रहा था। वह बोला, देखो जजमान, ढेर सारे रिश्ते हैं। कसम तुम्हारी, बस फोटो पसंद करो लड़की का, रकम दिलवाने का काम हमारा। जतिन की माँ देविका ने सारे फोटो देखे। उनमें से उसे एक लड़की का फोटो अच्छा लगा। उसके पापा माणिक लाल ने भी उसे पसंद किया। शादीलाल, इस लड़की की बात चलाइए। कसम तुम्हारी, बहुत अच्छी लड़की छांटी है। इसका बाप तो तुम्हारा घर भर देगा दहेज से। अब कहने में संकोच लगता है, लेकिन शादी के बाद हमारी भी मुट्ठी ढंग से गर्म करना, देखो भूल मत जाना। बहुत मालदार आसामी है। यह सुनकर देविका और माणिक लाल की आंखें खुशी के कारण 1000 वॉट के बल्ब की तरह चमकने लगी। देविका ने कहा, इसकी चिंता मत करो शादीलाल, हम पैसों से तुम्हारी चोंच भर देंगे। इतना रुपया देंगे कि तुम्हारा पेट भी भर जाएगा रुपयों से। हाँ, वो क्या है कि लड़के को भी पसंद करवा दो फोटो। कसम तुम्हारी, जिंदगी तो लड़के के साथ गुजारनी है लड़की को, आपके साथ नहीं, है कि नहीं? लो बेटा जतिन, आप बताओ, सब फोटो में सबसे अच्छा तुम्हें कौन सी लगती है? जतिन ने सारे फोटो देखे और उनमें से एक फोटो निकाला और कहा, शादीलाल जी, मुझे तो सबसे अच्छा ये फोटो लग रहा है। मुझे यही लड़की पसंद है। शादीलाल ने फोटो को देखा तो उसकी तो भौहें तन गईं। वह बोला, कसम तुम्हारी बेटा जतिन, तुम्हारी पसंद वाकई बहुत ऊंची है। हेमा वास्तव में बहुत सुंदर है, पर इसका बाप बहुत गरीब है। तुम्हें केवल सुंदर लड़की ही मिलेगी, दहेज नहीं। कोई बात नहीं, मुझे तो ये शादी करनी है। दहेज का मैं क्या करूंगा? घर में इतना पैसा है, वही खर्च नहीं हो पा रहा। मुफ्त की खाकर रोटी तोड़कर तुम्हारा पेट मोटा हो गया है बेटा। जब कमाओगे ना तो पता चलेगा। शुरू से आपने मुझे दबा कर रखा, लेकिन ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मैं इसी लड़की से शादी करूंगा, वरना मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। मन मार कर देविका को उसी गरीब लड़की हेमा से जतिन की शादी करवानी पड़ी, लेकिन वह मन ही मन में हेमा से बहुत खफा थी। देविका माणिक लाल से बोली, हमारे सब सपने इस लड़के ने तोड़ दिए हैं, लेकिन मुझे यह कंगली लड़की फूटी आंख नहीं सुहाती। हाँ, जतिन के मन की पूरी हो गई, लेकिन मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगी और मैं उसी अमीर लड़की से जतिन की शादी करूंगी। हाँ। अरे बाबा, जो तुम्हारे जी में आए करो, लेकिन चुपके से, किसी को कुछ भी पता ना चले, वरना हमारी गर्दनें नप जाएंगी। हाँ। हेमा सुंदर तो थी ही, बहू के रूप में वह बिल्कुल देवी थी। वह देविका, माणिक लाल और जतिन के लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती, लेकिन देविका उसे बहुत परेशान करती और कहती, बहू हेमा, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया? ये दाल कच्ची है, सब्जी से कच्चे तेल की महक आ रही है, और रोटियां वो भी कच्ची हैं। लेकिन मम्मी, दाल और सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है। रोटियां तो कितनी अच्छी बनाई है हेमा ने। इतना टेस्टी खाना तो हमने कभी नहीं खाया मम्मी। आप इतना अच्छा खाना बना ही नहीं पाती थी कभी। तू चुप रहे, करम चला। तू तो अभी से जोरू का गुलाम बन गया है। उसी की हाँ में लाता है। अगर आंखें कड़ी नहीं रखेगा तो थोड़े दिन में वह तेरे सिर पर बैठ जाएगी, समझा? पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो मम्मी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जब हेमा ने देविका की किसी बात का जवाब नहीं दिया तो देविका ने सोचा, ऐसे तो यह घर से टलने वाली है नहीं। क्यों ना मैं इससे दुनिया से ही हटा दूं। उसके बाद मैं जतिन की दूसरी शादी उसी अमीर लड़की से करूं। यह सोचकर उसने मन में एक खतरनाक योजना बना ली। बहू, चलो कल गंगा स्नान कर आएं, थोड़ा पुण्य ही कमा लूं। हेमा खुश हो गई। वह देविका को लेकर गंगा स्नान करने गए।
अचानक उसने पानी में हेमा को धक्का दे दिया। हेमा गहरे पानी में उतरती डूबती चली गई। देविका खुश होकर घर चली आई। घर में आकर उसने शोर मचा दिया, हेमा बहू डूब गई। यह सुनकर जतिन वहां पहुंचा। उसने गोताखोरों को बुलाया। वे ढूंढते ही रह गए, लेकिन हेमा नहीं मिली। अब इस बात को कई दिन बीत गए। जतिन हेमा को बहुत प्यार करता था। वह बिल्कुल पागलों की तरह हो गया। बेटा दूसरी शादी कर ले, उसको कब तक याद करेगा, वो इस दुनिया में नहीं है। माँ चुप रहो, मैं उसे नहीं भूल सकता हूँ। मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। मैं उसे ढूंढूंगा। मेरा मन अब इस घर में नहीं लगता। हे भगवान, यह मैंने क्या कर दिया। लालच में आकर मैंने अपने बेटे की जिंदगी खराब कर ली। भगवान करे हेमा जिंदा हो और वह जतिन को मिल जाए। जतिन घर को छोड़कर चला गया और वह दिन रात हेमा को ढूंढने लगा। उसे विश्वास था कि हेमा जिंदा होगी। उधर हेमा पानी में बहती हुई एक किनारे पर जा लगी। वहीं एक चांदनी नाम की अमीर औरत नहा रही थी। उसने हेमा को देखा तो उसे पानी से निकाला। हेमा बेहोश हो गई थी। चांदनी सोचने लगी, पता नहीं ये बेचारी कौन है, किसकी बच्ची है, पानी में बहते बहते यहाँ आ गई। तब तक हेमा को होश आ गया। चांदनी ने पूछा, तुम कहाँ रहती हो, पानी में कैसे डूब गई थी? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूं। बहन, मैं गरीब घर की लड़की हूँ। मेरे ससुराल वाले अमीर हैं, पर मेरी सास ने मुझे पानी में नदी में धक्का दे दिया। वह चाहती हैं कि मैं मर जाऊं तो वे अपने बेटे की अमीर लड़की से शादी कर दे। ओह, तब तो ससुराल जाने में कोई फायदा नहीं है। चलो तुम मेरे साथ चलो। चांदनी उसे अपने साथ ले गई। वहां उसके जैसी बहुत सी महिलाएं थीं। सब कुछ न कुछ कर रही थीं। देखो हेमा, तुम्हें जो काम आता है वह तुम कर सकती हो। मेरा एनजीओ चलता है, सरकार से अनुदान भी मिलता है। तुम सेल्फ डिपेंडेंट हो सकती हो। मैं इसके लिए तुम्हें रुपए देती हूँ। अपना काम शुरू कर दो। उसके दिए हुए रुपए से चांदनी ने कुल्हड़ वाली खिचड़ी का स्टॉल लगाया। उसके हाथ की बनी स्वादिष्ट खिचड़ी को जिसने भी खाया उसने तारीफ की। लोग कहते, वाह, कितनी अच्छी खिचड़ी बनी है और कितनी टेस्टी। बहुत सारे लोगों ने उसकी कुल्हड़ वाली खिचड़ी लेकर खाई, जिससे हेमा को खूब आमदनी हुई। अब हेमा रोज अपनी कुल्हड़ वाली खिचड़ी का स्टॉल लगाती और थोड़ी देर में ही उसके सारे कुल्हड़ बिक जाते। उसकी खिचड़ी की दूर दूर तक तारीफ होने लगी। एक दिन जतिन वहीं आ पहुंचा। उसे बहुत जोर की भूख लगी हुई थी। जैसे ही उसने हेमा को देखा तो वह खुशी से चिल्ला पड़ा, हेमा तुम? अरे तुम? मैंने तो सोचा था तुम शादी करके आराम की जिंदगी गुजार रहे होगे। हेमा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकता था? तुम्हें कितने दिनों से ढूंढता फिर रहा हूं। हेमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। हेमा की आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़कर जतिन के गले से लग गई और बोली, तो ठीक है, ऐसी बात है तो आप भी मेरे पास ही रहो और मेरे इस काम में मेरी मदद करो। जैसी आज्ञा देवी जी, जो तुम कहोगी मैं वही करूंगा। अब तुम मुझे मिल गई हो तो पूरी दुनिया ही मिल गई है मुझे। हेमा और जतिन बड़े आराम से रहने लगे। वे दोनों अपनी कुल्हड़ वाली खिचड़ी का स्टॉल लगाते थे। उनकी खूब कमाई होती थी। इतना खुश तो वे पहले कभी नहीं थे जितना अब। अगले साल जब उनके यहाँ एक सुंदर से बेबी ने जन्म लिया तो रही सही कसर भी पूरी हो गई।